नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंद्र शुक्ला। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं अखिलेश सर, शादाब जी और संजय सर। कैफे के दूसरे साथी अभी थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 8 तारीख को नतीजे आ गए थे, आज 17 तारीख मतलब 9 दिन पूरे हो गए। अभी तक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ है। विपक्ष खासकर आम आदमी पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। जो केयर टेकर सीएम है आतिशी, उन्होंने मुद्दा बनाया है कि लगता है बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, पीएम को किसी पे भरोसा नहीं, इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। हम बात करेंगे संभावित नाम कौन है। अखिलेश सर, बीजेपी वैसे ऐसी पहली बार नहीं है कि इतना टाइम ले रही है, पहले भी कई राज्यों के चुनाव में उसने सीएम चुनने में बहुत वक्त लिया। क्या दिक्कत क्या है, इतना टाइम 9 दिन हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जिस तरह के वादे हुए हैं महिलाओं को सम्मान निधि सब देने के, तो अगर सरकार बनने में डिले होगा तो वो वादे पूरे करने में भी डिले होगा। और लोगों की इच्छा है कि इंटरनेशनल जो वीमेंस डे है उस पर शायद पहली किस्त प्रधानमंत्री ने एक रैली में जिक्र भी किया था। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, वजह क्या है? मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत इसमें है। जैसा आपने खुद कहा कि कई राज्यों में बीजेपी ने समय लिया है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, जब पहली बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था तब भी उसमें समय लगा था। ऐसा कई राज्यों में हुआ, जैसे हरियाणा था, हरियाणा में तो नायब सिंह सैनी का नाम पहले से घोषित था, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा समय लगने की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, शपथ ग्रहण में मंत्री कौन बनना है, ये सब की चीज़ें, इनमें थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट नहीं होना है, मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको मंत्री बनाने हैं, आपको विधानसभा का अध्यक्ष बनाना है, इसके साथ आपको डिप्टी स्पीकर बनाना है असेंबली का, और भी जो दिल्ली जल बोर्ड है इन सब के आपको नियुक्तियां करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देख करके फैसला होगा। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जैसा हमने रिपोर्ट भी किया था कि 3 इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी बनाना चाहती है, यानी एमसीडी में भी परिवर्तन होगा जल्दी, अप्रैल में होगा जब भी चुनाव होगा। तो ऐसे में वहाँ पर भी किसको बनाना, क्या करना, तो ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में रख करके एक ऐसा खाका बनाया जा रहा है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इसमें समय लग रहा है। जिस दिन नतीजा आया था उसी दिन बैजयंत पांडा जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि 10 से 12 दिन लगेंगे सरकार बनने में। तो वो 8 तारीख की बात है। अब आप आज देख लीजिए, जो तारीख बनी उसके हिसाब से समय उतना ही लग रहा है, क्योंकि जो अभी तारीख आ रही है 20 तारीख को 4:30 बजे रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए तैयारियां वहाँ पर शुरू हो गई हैं। मैदान को साफ किया जा रहा है, पानी का छिड़काव हो रहा है, वहाँ पर लाल कारपेट आ गए हैं। करीब 20 से 25 हज़ार कुर्सियाँ वहाँ पर लगाई जाएंगी। एक विशाल पंडाल वहाँ पर उसके लिए बनाया जा रहा है। 3 बड़े मंच बनेंगे। एक जो बड़ा मंच होगा उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल, जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री होंगे वो, साथ ही जो मंत्री होंगे वो सब उस पर मौजूद रहेंगे। एक अन्य मंच पर जो है तमाम साधु संतों को बुलाया जा रहा है, वो मौजूद रहेंगे, उनका भी आशीर्वाद लिया जाएगा। सारे जितने एनडीए शासन के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उन सबको भी आमंत्रित किया जा रहा है, उनके लिए भी एक अलग मंच बनाया जाएगा। सारे केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो वहाँ पर रहेंगे। तो ये पूरी तैयारियाँ हो रही हैं। इसके साथ ही एनडीए की बैठक भी मुख्यमंत्रियों की होगी 20 तारीख को, जिसमें एनडीए से जुड़े जो विषय उन पर भी चर्चा की जाएगी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो वो सवाल है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते, इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सवाल 8 तारीख से लगातार पूछा जा रहा है। इस बारे में आप सिर्फ पतंग ही उड़ा सकते हैं, कयास ही लगा सकते हैं। संभावित नाम कई सारे हैं जो हमने दिए हैं। ऐसा लगता है कि जो समीकरण होते हैं उनके हिसाब से अगर आप देखें तो बीजेपी पहले यहाँ पर सबसे पहले पंजाबी मुख्यमंत्री दे चुकी मदन लाल खुराना, फिर बीजेपी ने जाट मुख्यमंत्री दिया साहेब सिंह वर्मा, फिर बीजेपी ने महिला और ब्राह्मण सुषमा स्वराज को दिया। तो वैसे में अब संभावना लग रही है कि कोई वैश्य मुख्यमंत्री हो सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो क्या विजेंद्र गुप्ता का नाम भी चल रहा है, रेखा गुप्ता का भी नाम इसके लिए लिया जा रहा है, ये एक संभावना है। लेकिन किसका नाम होगा कोई नहीं जानता, क्या समीकरण होंगे। पहले ये बात हुई कि प्रवेश वर्मा ने हराया अरविंद केजरीवाल को, नई दिल्ली सीट से जो जीतता है वो कई बार मुख्यमंत्री, ऐसा बन गया ट्रेडिशन। और दूसरी बात, जो 10 ऐसी सीटें जहां जाट मतदाता अच्छी संख्या में है, 10 की 10 बीजेपी ने जीती। मतलब कि प्रवेश वर्मा का नाम इनडायरेक्टली आगे करने से बीजेपी को उसका लाभ मिला है। और फिर एक जाट सीएम बनाने का फ़र्क अगल बगल के, खासकर जो हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या राजस्थान के इलाकों में मिलने की बात है। एक फैक्टर ये। दूसरा ये है कि अभी देश में कोई दलित सीएम नहीं है, उसको लेकर भी मांग हो रही कि क्या कोई दलित चेहरा सामने ला सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बवाना से जो जीत कर आए हैं रविंदर इंद्रपाल सिंह, वो बताते हैं कि पंजाबी दलित हैं, तो उस वजह से उसका फ़ायदा पंजाब में भी बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी पंजाब में जो है गैर जट सिख, जैसा कि हरियाणा में उन्होंने गैर जाट का एक पोलराइजेशन किया, वैसे ही चाहते हैं कि गैर जट सिख
एक पोलराइजेशन हो और उस तरह का लीडरशिप उभारी जाए। देखिए, बीजेपी चाहती है कि जैसा विश्लेषण अभी हम कर रहे हैं इस वक्त वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हम करते रहें, तो इसलिए अभी वो कोई नाम पर आप नहीं कर सकते। जो बन जाएगा तो फिर उसके हिसाब से हम विश्लेषण करेंगे, अच्छा इनको इसलिए बनाया है क्योंकि इनका यहाँ पर फ़ायदा होगा, वहाँ पर फ़ायदा होगा। बीजेपी जब भी ये फैसला करेगी या कर रही होगी तो वो ये सब सोच समझ करके ही करेंगे, लेकिन नाम बिल्कुल कोई भनक नहीं है, किसी को कोई इशारा नहीं कि किसका नाम हो सकता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, प्रवेश शर्मा को लेकर के शुरुआत में विश्लेषण यही है कि उनके बनाने से काफ़ी फ़ायदा होगा। पड़ोसी राज्यों में भी कोई जाट मुख्यमंत्री भी नहीं है, जाट उपराष्ट्रपति बीजेपी ने ज़रूर बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री कोई नहीं है, तो उसका एक मैसेज जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब में भी उसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पूर्वांचली को बना दीजिए तो बिहार का चुनाव इस बार हो रहा है, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। किसी सिख को बना, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा या चुनाव जो आगामी चुनावी राज्य हैं उनको लेकर के फैसला सारे मैसेजिंग सब दूर होती है। देखिए, मैसेजिंग सबके लिए होती है। जब नायब सिंह सैनी को बनाया तो वो ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, तो वो एक अलग मैसेजिंग होती है। भजन लाल शर्मा को बनाया तो ब्राह्मण है, उसकी एक अलग मैसेजिंग है। मोहन यादव को बनाया तो वो ओबीसी हैं, उनको प्रचार के लिए बिहार भी भेजा गया था, आपको याद होगा। तो लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए वहाँ पर गए थे, बिहार चुनाव आ रहे फिर वापस हो जाएंगे। तो वो सब सोच समझ करके ही होता है। इतने सारे चुनाव होते हैं, उनके हिसाब से, समीकरण के हिसाब से बनेगा। हाँ, लेकिन उसमें एक एडिशनल फैक्टर रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उसका एक्सपीरियंस किसको है। जैसे विजेंद्र गुप्ता है, उनका नाम इसलिए भी आता है बार बार क्योंकि वो एलओपी भी रहे हैं, साथ ही वो कॉरपोरेटर भी रहे हैं, और वो जो स्टैंडिंग कमेटी उसके चेयरमैन भी रहे हैं। तो इस लिहाज से उनको प्रशासनिक अनुभव यहाँ का है, तो इसलिए उनका नाम लिया जाता है। सतीश उपाध्याय का नाम लिया जाता है क्योंकि वो एनडीएमसी में भी रहे हैं। तो इस तरह से कई लोग जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से वाकिफ़ हैं, उनके लिए उनके नाम इसमें चल रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ और कही थी, उस पर भी मुझे बोलना है। जो आपने कहा था कि वादे कब पूरे होंगे, इसको लेकर के शंका है। 8 मार्च को महिला दिवस है। पीएम मोदी सभा में कह चुके हैं कि पहली किश्त 2,500 रुपये की तब पहुंच जाएगी। ऑफिसर्स ने पहले से ही सारा काम करना शुरू कर दिया है। बेनिफिशरीज की जो लिस्ट है उसको कंपाइलेशन पहले से ही शुरू हो चुका है कि किस किस महिला को जो है बेनिफिशरी हो सकती है, उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स वो सब जुटाने का काम शुरू कर दिया गया है। सरकार बनते ही ये पहला फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। दूसरा बड़ा था यमुना साफ करने का। कल ही आपने एलजी का देखा कि उनका एक ट्वीट आ गया है और उन्होंने वो तस्वीरें भी पोस्ट कर दी कि वहाँ पर यमुना की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। तो वो काम तो चलेगा। देखिए, यहाँ पर अब तो कोई दिक्कत वैसी है नहीं ना। केंद्र सरकार से लेकर के एलजी और नीचे सारे अफसर, सबको ही पता है कि किसकी सरकार है या मुख्यमंत्री कौन आने, किस पार्टी का आने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि एमसीडी में भी अब बीजेपी आ जाएगी कुछ दिनों में, ऐसा माना जा रहा है। तो फिर उसके बाद तो फिर ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी यहाँ पर, तो कोई दिक्कत किसी काम में होगी नहीं। संजय सर, अखिलेश सर ने वैसे तो ज़्यादा नाम नहीं बताया, लेकिन बातचीत का लबो लुआब में मुझे विजेंद्र गुप्ता का नाम थोड़ा आगे आता हुआ दिख रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में ज़्यादा समीकरण नजर आ रहे हैं? ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा, अतिशयोक्ति होगी मेरे पार्ट पे कि ये कहना कि उनका नाम ही आगे होगा। लेकिन विजेंद्र गुप्ता की मैं कुछ खासियत गिरा देता हूँ। विजेंद्र गुप्ता डूसू से निकले हुए वो हैं, और डूसू के बाद आप जानते हैं कि उस समय डूसू का इलेक्शन होता था, उस समय दिल्ली विधानसभा नहीं होती थी। तो दिल्ली में जो एबीवीपी के सघन कार्यकर्ता लोग होते थे, उनके लिए एक ही था कि यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव, और उस समय एमसीडी के भी चुनाव बहुत साल से नहीं हुए थे, बहुत साल से नहीं हुए थे। तो ये बाद में एक परिवर्तन आया, मेरे ख्याल में 96 में, बहुत ज़माने के बाद एमसीडी का इलेक्शन हुआ। उस समय फिर उसके आसपास दिल्ली विधानसभा का निर्माण हुआ। तो राजनीतिक करियर के हिसाब से उस समय लोग जो जाते थे एबीवीपी के साथ, उनका कोई, या दिल्ली में एनएसयूआई के साथ भी, उनका कोई बहुत लंबा फ्यूचर वो नहीं होता था। विजेंद्र गुप्ता काउंसिलर बने, जो इन्होंने कहा, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयर बने। उस आदमी की एक खासियत है कि एक ज़मीन से जुड़े हुए रोहिणी का क्षेत्र जो है उन्होंने पकड़ के रखा है। एक आपके सवाल का उसमें और जवाब है, जो आपका स्टेटमेंट है सवाल का, कि नई दिल्ली का एक कन्वेंशन है कि नई दिल्ली वाले बनते हैं, मतलब शीला जी बनी, और उसके बाद उसके पहले वाले जो अखिलेश ने 3 नाम लिए, उसमें 2 नाम तो वहाँ के थे नहीं, साहिब सिंह वर्मा और वहाँ के। तो नई दिल्ली सीट का मतलब मुख्यमंत्री ही ऐसा, ये भी शायद परवेज वर्मा के उल्टा चला जाए कि नई दिल्ली का मतलब सीएम सीट, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक उन्होंने वहाँ पे, तो उस समय बीजेपी का था, उसके बाद वो एमसीडी, जब दिल्ली विधानसभा में आए तब से वो अपोजिशन में लड़ रहे हैं। कभी उठा के बाहर फेंक दिए जाते हैं, कभी अंदर लड़ते हैं, कभी कुछ और होता है, कुछ और होता है। तो एक व्यक्ति पार्टी, संगठन, विचारधारा और साथ में प्रशासनिक
या जो उस तरह के अनुभव होते वो होते। किसी को आगे या पीछे करना बहुत बेमानी होगा, क्या उन दो लोगों के मन में चल रहा है उसमें किसी भी तरह का रीडिंग लगाना। अब चूंकि 70 ही है, 70 में से आपने एक और नाम खोज लिया आज कि दलित क्यों नहीं हो सकता एक कंस्टिट्यूंसी में, कि आपने, माफ़ कीजिएगा मैं नाम से वाकिफ, रविंदर इंद्रराज सिंह बवाना सीट से चुने। तो मैं उस नाम से वाकिफ़ नहीं था, तो आपने एक और नाम खोज लिया कि एक दलित क्यों नहीं हो सकता, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो सब आपने बताया। तो ये थोड़ा सा है। बहरहाल इशू ये है कि एक चीज़ जो यहाँ काम करके शुरू करके बता दिया गया, उसके साथ एक मैसेज ये है कि दिल्ली एक हाफ स्टेट है, जहाँ केंद्र के साथ अगर आपका संघर्ष नहीं हो और आप हर समय क्रेडिट या अदरवाइज की मारामारी नहीं कर रहे हो तो काम हो सकते हैं और काम होता रहेगा। उसको लेकर के मैं बहुत देख रहा हूँ कि बहुत तरह का विलाप भी चल रहा है कि यमुना में कैसे सफाई शुरू हो गई अभी। लोग कह रहे हैं कि वो मशीन अभी तक कहाँ थी, वो मशीन अचानक आ गई, तो एलजी साहब पहले भी वो मशीन लगवा सकते थे जो सफाई में लगी हुई है। हाँ, वो सब भी चल रहा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल में जानबूझ के भी ऐसा कर दिया होगा कि अदरवाइज एक हफ्ते में बाद भी शुरू हो सकता था, लेकिन एक मैसेजिंग के टर्म पे, और दूसरे तरफ से ये कुछ हो तो एक चटक मटक रंग मसाला चलता रहे जब तक ये सरकार बन रही है। 10-12 दिन का डिले कोई मतलब उसको लेने के लिए डिले नहीं है। एक कारण तो ये है कि प्रधानमंत्री बाहर थे, आने के बाद एक ऐसी दुर्घटना दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो गई जिसने मेरे ख्याल में इन सारे इश्यूज़ को कहीं पीछे छोड़ करके बाकी जो कंटिजेंसी या अदरवाइज मतलब उसका कोई आप क्या कहेंगे किसी तरह का कॉम्पनसेशन या जिस तरह की दुर्घटना हुई वो तो, लेकिन एक नंबिंग इवेंट है, उसके बाद आप थोड़ा समय लगता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी कोई और इस तरह की चीज़ ना हो जाए। तो उसलिए लग रहा है सरकार जो होगी आने वाले व्यक्ति पे कैसी होगी। एक मेरा रिग्रेट ज़रूर है कि जिस समय बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका था, स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी का था या भी है, उसको दिल्ली को शोकेस करना, बाकी चीज़ जो है उसको छोड़ दीजिए, स्वच्छ भारत अभियान को दिल्ली शोकेस करे, ये बताए कि केंद्र भी यहाँ, राज्य भी यहाँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कुछ इधर उधर अदला बदली हो रही है, आपके उसके कुछ भाजपा में आए हैं तो मान लीजिए वहाँ भी है, या अदरवाइज एमसीडी मेयर इन काउंसिल नहीं है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एमसीडी जो है वो जो एमसीडी के अभी क्या सीईओ होते हैं क्या, मतलब जो आधिकारिक वर्ग है और स्टैंडिंग कमेटी जो है वो डिसीजन लेती है। तो जो हम मुंबई महानगर पालिका की तरह सोचते हैं ना, वैसा नहीं है। तो अगर ये चीज़ें हैं और बीजेपी उसको शोकेस कर पाए, दिल्ली को स्वच्छ भारत का एक मॉडल स्टेट बनाने के लिए, तो मेरे ख्याल में बीजेपी ये चीज़ को, ये चुनाव के जो मुद्दे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो फिर हो जाएंगे। सुमित सर जी, सीटें नहीं बताते थे आप चुनाव से पहले, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बताते थे, नाम बताएंगे कि कौन बनेगा सीएम? हम लोगों से संजय जी और अखिलेश जी कवर चले गए, ये लोग बीजेपी को कवर करते रहे, ज़्यादा करीब से जानते हैं, यही लोग नाम नहीं बता रहे हैं, तो हम लोग कौन बताया तो विजेंद्र गुप्ता का नाम। माइक दो भाई। हम लोग कौन है? देखिए, कभी कभी जो होता है ना, ह्यूमिलिटी जो होता है, ऑर्नामेंट, गहना है ना, तो सुमित वही गहने का प्रयोग बार बार करते हैं, आपको उठा देते हैं, अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप दूसरे को जो उपमा दे रहे हैं, ये सारी उपमाएं कि आप स्वयं काबिल हैं तो उस गहने को थोड़ा देर मतलब नीचे रख करके फिर आगे आप जो कहना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता कौन बनेगा। अच्छा, एक सवाल विजेंद्र गुप्ता रेखा, मतलब इस वक्त में 48 के 48 विधायक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। सुमित सर, 48 मुख्यमंत्री लोकसभा दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, लोकसभा चुनाव जो अगले में, कुछ घंटों में तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा बहुत वो हुआ और दलित सीटों पर नुकसान देखने को मिला बीजेपी में। एक चर्चा अभी कुछ दिन से चल पड़ी है कि दिल्ली में क्या कोई दलित मुख्यमंत्री बन सकता है। दुष्यंत गौतम हार गए चुनाव करोल बाग सीट से, वरना एक बहुत मतलब बड़े कंटेंडर थे वो इस पोस्ट के लिए। अभी एक जो नाम बताया कि बवाना सीट से जो रविंदर इंद्रपाल सिंह का नाम आया है, तो क्या बीजेपी इस तरह का कोई मास्टर स्ट्रोक चल सकती है, या जैसे प्रवेश वर्मा ने एक जाइंट किलर, उन्होंने केजरीवाल को हराया है, और जो बड़े नाम विजेंद्र गुप्ता का है, रेखा गुप्ता का है, दूसरे और भी आशीष सूद का नाम चल रहा है। कहानी गढ़ना इंसान का फितरत होती है।
और कहानी गढ़ने में ही दिलचस्पी होती है कि ये कोई भी चीज़ क्यों हुई, इसके पीछे कहानी क्या है। तो आपने अपनी कहानी सारी एक्सपोज कर दी है पूर्णेंदु अपने सवालों में। रविंदर जी का नाम आप ही ने लिया, हम तीनों में तो किसी ने नहीं लिया। विजेंद्र गुप्ता का नाम आपने पकड़ा, जो अखिलेश जी के मुंह से निकला। उन्होंने वैश्य समुदाय कहा था, वो रेखा गुप्ता कहना चाहते थे, पर आपने विजेंद्र गुप्ता पकड़ा। फिर उन्होंने करेक्ट किया अपने आप को कि नहीं, रेखा गुप्ता का नाम भी हो सकता है। तो ये जो कहानियां गढ़ने का काम है, अभी हम कुछ भी कहानी कर सकते हैं। 48 विधायकों में से जो बन जाएगा, हम लोग उसके नाम की कहानियां लिखने लगेंगे उसके बाद। चलिए, मैं ये इस वजह से सवाल बना, ये इस वजह से सवाल बना, को इस वजह- मैं समझ और सुनिए तो सही, अरे आपको बहुत बोलना है, मुझे भी बोलने दीजिए। 20 मिनट बिठाया आपने मुझे। उसमें अगर कोई नॉन विधायक बना, सांसद बना, या कोई नॉन MP MLA बन गया, तो हम उसके पीछे की भी कहानियां बता देंगे कि ये यो बना क्योंकि इससे ये फायदा है, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाला है, मंजूर करना है, बिहार में आने वाला है, पूर्वांचलियों को देना है, उत्तराखंडियों को देना है, किसी को भी हम कहानी अपने आप बन जाती है। जिसको तय करना है उसको पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसको बनना है उसको ही बता दिया गया। उसको भी बता दिया गया। हाँ, वो कौन है, वो 3-4 आदमी घूम रहे होंगे सब शहर में अपना नाम के बारे में सोच के। और जो ये अभी आप लोग शुरू में बात कर रहे थे, मैं लेट आया कि देर क्यों हुई, 12-13 दिन हो गए वगैरह। एक आपने बड़ी सी स्टोरी सुनाई थी महाराष्ट्र चुनाव में कि वो 7 दिन लग जाता है तो कोई चौंकाने वाला नाम आता है। हालांकि महाराष्ट्र में वो नहीं हुआ, देवेंद्र फडणवीस का ही नाम सामने आया। चौंकाने वाला ही नाम था। क्योंकि मैं ये मेरे लिए था, बाकी लोग नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मानता था कि देवेंद्र फडणवीस शायद दिल्ली आने वाले हैं अध्यक्ष के तौर पे। मुझे अब तब तक लगता रहा कि अध्यक्ष आने के चांसेस देवेंद्र फडणवीस के बहुत अच्छे। खैर गलत हो गया, आप सब कुछ होता है। तो अब चौंकाने वाला नाम आ सकता है। आप ही ने एक नाम लिया, रविंदर सिंह, जिनके नाम आप बवाना वाले बोल रहे हैं। मैं जानता भी नहीं होगा, फिर आप तस्वीर रख देंगे, शायद मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कौन शख्स है ये। रविंदर के नाम पे मुझे ये कपिल मिश्रा वाले याद आते हैं, जिन्होंने हराया, जिनकी मनीष सिसोदिया। अच्छा, मनीष सिसोदिया, अवधोजाक जिन्होंने रविंद्र नेगी हैं सॉरी, उनका नाम याद आता है। वो एक्टिव दिखते हैं सोशल मीडिया पे, उनकी सोशल मीडिया की टीम बहुत अच्छी है। जिस दिन चुनाव जीते हैं, दे वीडियो पे वीडियो, कुछ ना कुछ उनका निकल ही रहा है बाहर। वो PM मोदी ने उनका पैर छुआ था तो वो ज्यादा वायरल हुआ। PM मोदी ने उनका पैर नहीं छुआ था। ये भ्रांति, मतलब लोग बोलने में बोल जाते हैं। PM मोदी का जो भी पाँव छूता है उसके वो पाँव छू करके प्रतिकार करते कि भैया पाँव मत छू, पाँव छूने की जरूरत नहीं है। तो ये चल गया। अब कहानी एक बार चल गई, जो कह रहे थे कहानी कहने में चल गई तो चल गई कि PM ने जिसका पाँव छुआ, अरे PM काहे को पाँव छूने चाहिए। उन्होंने पाँव छुआ तो उन्होंने उस मतलब, और रविंदर नेगी समझ नहीं पाए कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे, वो तो थोड़ा हतप्रभत से खड़े थे। आप जो भी चीज़ कह रहे थे, पूर्णेंदु का एक लाइन, एक वर्ड मैं केवल ऐड कर देता हूँ। इन्होंने एक सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग कहा, दुष्यंत गौतम हार गए, वरना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। यहाँ कोई कंटेंडर नहीं होता अब इस पार्टी में। 2014 से कोई कंटेंडर नहीं होता। राजस्थान में कितने सारे कंटेंडर थे, मध्य प्रदेश में कितने सारे कंटेंडर थे, हरियाणा में कितने सारे कंटेंडर थे। तो कंटेंडर यहाँ कोई अब है ही नहीं, सभी कंटेंडर हैं और कोई कंटेंडर नहीं। इसीलिए मैं वो जो 48 की बोल रहा था ना, मैं थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन पे काम कर रहा हूँ। शो गिरा देंगे आप लोग। आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन पे जाइए ना, बड़ी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है। आपके पास ब्राह्मण मुख्यमंत्री राजस्थान में, पड़ोसी भजनलाल शर्मा जी। आपने एक यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बना दिया, मोहन यादव, जिसको भले यादव समाज के लोगों के अंदर उतना एक्सेप्टेंस शुरू में नहीं था। अब तो खैर 7 साल हो गया उनका, और ही इज प्रूवन टू बी अ गुड चीफ मिनिस्टर टिल नाउ। अभी तक 1-1.25 साल में उन्होंने नाराज किसी को नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो मुझे कुछ चीज़ें पता रहती हैं वहाँ के बारे में, और दिलचस्पी भी रहती है। आपने योगी आदित्यनाथ ठाकुर आपके बने हुए हैं, धामी साहब ठाकुर हैं, वो बने हुए उत्तराखंड में। अब अगर आप जातिगत जनगणना की, जातिगत समीकरणों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाम दिखता है कि जाट नेता आपके पास नहीं है। इसीलिए प्रवेश वर्मा का नाम इतना तेजी से है। और फिर वो नई दिल्ली सीट की मुख्यमंत्री की सीट रही है। फिर तीसरी चीज जायंट किलर, सिटिंग CM को हराया आपने। और फिर ये कहना कि आपका लोकसभा का टिकट कट गया था और आपको 1.5 महीने पहले कहा गया कि सीट पर लड़ना, और आपने उसके बाद भी रिजल्ट दे दिया। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा के पक्ष में जाती दिखती थी। पर बीते 14 दिन के अंदर यमुना में काफी मैला भी साफ हुआ और काफी पानी भी बहा है। तो उनका नाम जो डे 1 पे सबसे स्ट्रांग दिख रहा था, अब आज आप अखबारों में देखिए ना, प्रवेश वर्मा का नाम धीरे धीरे करके गायब भी हो गया है। अब वो रेखा गुप्ता का नाम खूब चल रहा है आजकल, खासकर जो लोग बीजेपी कवर करते हैं, उन्होंने रेखा गुप्ता का नाम खूब चलाया। उसकी वजह भी है क्योंकि वो महिला है। एक भी बीजेपी के पास इतने मुख्यमंत्रियों में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो मुझे लगता है, अगर आपको शर्ती लगानी है कि नाम बताइए, तो मेरी आज भी बेट प्रवेश वर्मा पे है।
सेकंड चॉइस पे मैं रेखा गुप्ता पे जाऊंगा और थर्ड चॉइस पे मैं जितेंद्र महाजन पे जाऊंगा। रवि विजेंद्र गुप्ता साहब बहुत अच्छे नेता है, जमीनी नेता है, काबिल नेता है। मुझे लगता है कि वो स्पीकर बन के कुर्सी पर बैठे। मोहन सिंह बिष्ट का भी नाम तो स्पीकर के लिए चल रहा है, मोहन सिंह बिष्ट 6 बार के मोहन सिंह बिष्ट साहब के साथ एक नेगेटिव जो जा रहा है कि उनका टिकट कटा तो वो रिबेल बन गए थे। उन्होंने पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बयान दे दिए थे खुल के। हालांकि उनको टिकट देकर वहां से जिस सीट से वो लड़के आए हैं वो मजबूत, मतलब मुस्तफाबाद सीट आई थी ना, मुस्लिम बहुल इलाका, वहाँ वो जीत के आए हैं। पर वो चीज़ उनके नेगेटिव की उन्होंने बहुत खुलकर रिबेल कर दिया था उस टाइम पे। ऐसा लगा था कि नुकसान पहुंचा देंगे। तो एक वो चीज़ मुझे लगता है कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए, बूमरैंग ना, जो उनकी किस्मत में लिखा होगा मेरे कहने से बदलेगा नहीं। और अगर वो बन जाते तो मैं अभी से उनको बधाई दे रहा हूँ, वरना इसको निकाल के लोग बात उन्हीं के साथ ही ट्रोल करेंगे। शादाब जी, मैं देख रहा हूँ कुछ लिस्ट विस्ट लेके आए हैं, लग रहा है नहीं, कि आज यहीं आप मंत्रिमंडल पढ़ के जाएंगे आप, हैं? पूरी मंत्रिमंडल की लिस्ट, पूरा मंत्रिमंडल बना के लाएंगे आप? नहीं कुछ और है वो। क्या है लिस्ट आपकी लिस्ट में क्या है? नहीं देखिए, ये जो नामों पे तो चर्चा हो गई, सुमित जी ने भी कुछ रोशनी डाली, अखिलेश जी ने भी कुछ रोशनी डाली। कहिएगा आप भी नाम नहीं नाम तो देखिए, मसला ये है कि 93 में मुझे याद है कि जब भाजपा की सरकार बनी थी तो उन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले थे। सबसे पहले साहब सिंह वर्मा बने, फिर कुछ महंगाई, मदनलाल खुराना बने, फिर साहब सिंह वर्मा बने, और फिर महंगाई के इशू पे उनको भी रिजाइन करना पड़ा था। और सुषमा स्वराज जो है वो सीएम बनी थी। तो 5 साल में 3 सीएम बदले गए थे और 98 में फिर शीला दीक्षित आ गई और लगातार वो 15 साल रही, 10 साल केजरीवाल रहे। तो देखिए, मुख्यमंत्री, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो बिल्कुल मैं भी कोई इसमें किसी नाम पे चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि मुझे पता नहीं है कि कौन हो सकता है। देखिए, इधर ये जो नई भाजपा है, आप कह सकते हैं, जिसको कुछ चंद लोग चलाते हैं, जो पावरफुल है, तो अगर आप उनकी वर्किंग स्टाइल को देखें तो वो लास्ट तक सस्पेंस रहता है। देखिए, कांग्रेस में ये सब सस्पेंस नहीं था। कांग्रेस में एक माना जाता था कि जैसे मान लिया हरियाणा में होता है कि भाई सरकार आएगी तो हुड्डा बनेंगे, दिल्ली में था कि भाई सरकार आएगी तो शीला बनेंगी। मतलब कांग्रेस से या दूसरी पार्टीज में, जैसे अगर आप रीजनल पार्टीज़ को लें, जैसे मान लिया सपा में क्लियर है कि मुलायम सिंह बनेंगे, अखिलेश बनेंगे, आरजेडी में आएगी तो तेजस्वी बनेंगे। लेकिन भाजपा ने इधर चौंकाया है। मैं आपको कुछ स्टेट का अगर उदाहरण दूँ, जैसा भी संजय जी भी जिक्र कर रहे थे कि जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान में जो भजन लाल शर्मा को बनाया गया सीएम, तो वो पहली बार के एमएलए बने थे, पहली बार के एमएलए थे। और वो वहाँ पे जो बीजेपी का ऑफिस है उसका कामकाज देखते थे, विनम्र आदमी है, और वो उनको सीएम बना दिया गया। आप अगर मध्य प्रदेश चले जाइए तो मोहन यादव, उनके बारे में पहले कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। मैं आपको गुजरात का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि आप अगर गुजरात का उदाहरण देखें भाजपा में, तो भाई जब से नरेंद्र मोदी हटे, तो जब मोदी जी हटे तो उन्होंने आनंदीबेन पटेल को बना दिया। आनंदीबेन पटेल का 2 साल में ही रिजिग्नेशन हो गया, विजय रूपानी बन गए। और विजय रूपानी अचानक ऐसे हटाए गए कि पूरा मंत्रिमंडल ही साफ हो गया। आप याद कीजिए कि डिप्टी सीएम कितने पावरफुल थे। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक बार जो नाम याद दिलाइए संजय जी। पटेल, हाँ, नितिन पटेल, क्या नाम? नितिन पटेल डिप्टी सीएम बने, और पूरा पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। और उसके बाद फिर नए सीएम आ गए, अभी जो भूपेंद्र पटेल साहब है। तो जो नई भाजपा है, ये मेरा मानना ये है कि नामों के मामले में ये चौंकाती है। कि अब जैसे आप हरियाणा का उदाहरण लीजिए कि आमतौर पे देखिए वहाँ पे जाट मुख्यमंत्री बनाने की एक परंपरा रही है कि हरियाणा में जाट सीएम बनता रहा है। लेकिन जब वहाँ भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बना दिया, जो कि एक पंजाबी जो समुदाय से आते थे, खत्री समुदाय से आते थे। तो एक जो ये परंपरा चलती रही कि भाई जाट बनेगा, उन्होंने नहीं बनाया। आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक ये था कि भाई मराठा सीएम होता है, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण सीएम को बनाया। फडणवीस साहब सीएम बने, पहले भी, बाद में भी बने, उनको बनाया गया, बाद में उनको सीएम बनाया गया। तो भाजपा ने जो एक जो आप कह सकते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल जो एक चलन रहा है, उसको भाजपा ने तोड़ा है। अगर आप उसको देखें तो भाजपा ने उसको तोड़ा है। और भाजपा ने जो कहा जाता है कि भाई महाराष्ट्र होगा तो मराठा सीएम होगा, हरियाणा की बात करेंगे तो जाट सीएम होगा, उसको उन्होंने बदला है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का कहीं जिक्र नहीं था। योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर अपने मठ में बैठे हुए थे, और मुझे याद है कि मनोज सिन्हा वहाँ मंदिर घूमने लगे थे, उनका नाम लोगों ने चला दिया, योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। तो भाजपा जो ये नई भाजपा है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ नई भाजपा, तो ये जिसको भी बना देगी वो बहुत सरप्राइजिंग होगा। इसलिए नाम पे मुझे लगता है कि चर्चा करना बहुत उचित नहीं होगा। लिस्ट में फिर क्या वो मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं था उसमें? नहीं, मंत्री, हालांकि मुझे लगता है कि शायद कोई डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। ऐसा जो लोग भाजपा कवर करते हैं वो बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनाने की शायद बात नहीं हो रही। जैसे
इसमें इस पिछली सरकार में डिप्टी सीएम था, नई सरकार में शायद डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी बनेगा वो ज़रूर वो चौंकाने वाला नाम हो सकता है। क्योंकि कई राज्यों का अगर आप उदाहरण देखें, इधर पिछले समय जैसे मैंने आपको राजस्थान का बताया कि भजन लाल शर्मा को कौन सोचता था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पहली बार के एमएलए बने और बहुत ही मतलब आप उनको वसुंधरा राजे को रिप्लेस किया गया तो माना जाता था कि कोई ताकतवर नेता उनको रिप्लेस करेगा, लेकिन ऐसे नेता ने रिप्लेस किया जिनके बारे में किसी को आइडिया ही नहीं था कि वो बन सकते हैं। मोहन यादव को के बारे में हम लोगों ने चर्चा की ही कि भाई वो पहले मंत्री रहे थे लेकिन कहीं मुख्यमंत्री में नाम नहीं था, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा बहुत चौंकाने वाला नाम आ सकता है। और जो तो आपको लग रहा है प्रवेश वर्मा बाहर रहेंगे, उनके नाम पे बात नहीं बनेगी, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए प्रवेश वर्मा जैसे सुमित जी ने की जो थ्योरी थी मैं उससे सहमत हूँ कि जो कोई जाट सीएम जो है वो, जैसे हरियाणा में भाजपा ने जाट सीएम नहीं बनाया, राजस्थान में भी जाट सीएम की मांग उठती रही है हमेशा, लेकिन राजस्थान में भी उनके जो सीएम है वो ब्राह्मण सीएम है, तो दिल्ली में उसकी भरपाई हो सकती है। महिला सीएम की बात से भी मैं सहमत हूँ कि कोई महिला भी सीएम हो सकती है, क्योंकि भाजपा के पूरे जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें कोई महिला नहीं है। तो वैसे तो दलित सीएम पूरे देश में नहीं है इस समय कोई, वो तो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड हो जाएगा। 17% दलित है दिल्ली में, वो ज़्यादातर केजरीवाल को वोट करता है, वो सब हो सकता है दलित सीएम बनाने से बीजेपी में आ जाए। तो अभी तो इसका जवाब पंजाब में भी फायदा मिला। अभी तो ये सवाल आपने उठाया था, इसका जवाब संजय जी ने दिया था। मेरा जवाब भी वही है कि भाई इसका ऐसे तो आप देखेंगे तो बहुत हो सकता है कि पंजाबी 48 सीएम है भाई, अखिलेश सर 48 के 48 है। सही बात है, सुमित जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। सभी 48 विधायक उम्मीदवार हैं। ये ज़रूर है कि कोई भी सांसद या कोई नहीं बनेगा, विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो पक्का है, कम से कम ये तो तय है। एक क्या कोई उप मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? अगर मान लीजिए प्रवेश वर्मा सीएम नहीं बने तो क्या बीजेपी उनको उप मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि आप पिछले जो महाराष्ट्र में तो है ही है, जो बीजेपी की, जहाँ बीजेपी की अकेले सरकार है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है या सब में डिप्टी सीएम है, वो भी दो बड़े राज्यों में तो कम से कम, इवन छत्तीसगढ़ में भी 2 आपने डिप्टी सीएम दिया, तो यहाँ पे क्या एक डिप्टी सीएम होगा? जो अभी तक के इशारा है उसके हिसाब से नहीं होगा डिप्टी सीएम, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आपको जातीय समीकरण के हिसाब से बनाना है तो फिर आपको बैलेंस करने के लिए हो सकता है डिप्टी सीएम बनाना पड़े। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी वैश्य को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो फिर आपको लगेगा कि जाट को भी आपको मैसेज देना है तो आप किसी जाट डिप्टी सीएम बना सकते हैं। लेकिन है क्या कि दिल्ली में 70 तो लोगों की तो विधानसभा है, 7 से अधिक मेगा से मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर के हो नहीं सकते, 10%। तो ऐसे में ज़्यादा कुछ गुंजाइश बचती नहीं है। आपको उसी सब के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको मुख्यमंत्री बनाना है, फिर आपको मंत्री भी बनाने हैं और आपको सारे समीकरण भी साधना है। सर जो बाहर से लेके आए नेता, अरविंद सिंह लवली हैं, कैलाश गहलोत हैं, नीरज बसोया हैं, तो बड़े बड़े नेता बीजेपी के लिए आए, जीत करके आए, क्या जो उन नेताओं का भी नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, वो प्रबल दावेदार है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। सिरसा का नाम आपने छोड़ दिया, सिरसा भी इसमें बहुत प्रबल दावेदार है मंत्री बनने के लिए। लवली दावेदार है, कैलाश सीएम के लिए भी चल रहा है। आप सभी 48 का नाम सीएम के लिए, किसी नाम पे आप इनकार नहीं कर सकते। पंजाबी सिख छूट गया था तो अभी आपने वो भी डाल सिरसा का नाम जोड़ दिया। तो वो सभी, किसी को रूल आउट मत कीजिए। आपने शुरू में बोला विजेंद्र गुप्ता, ऐसा नहीं है, सारे नाम है। विजेंद्र गुप्ता भी है, रेखा गुप्ता भी है, सारे हैं, ये सारे नाम है, किसी भी एक नाम पे आप मत। पूर्णेंदु अब एक माइक्रोस्कोप लेकर के अच्छा वो क्यों नहीं, अच्छा वो ये बता रहे हैं साथ में कि जैसे भी आपने दूसरे के बारे में कह करके अपनी शालीनता का, जो मैं गहने की बात कर रहा था, ये कुछ रिसर्च करके ऐसा ले आ रहे हैं लोग कि ये समझ लीजिए वो बहुत सघन रिसर्च करते हैं और बहुत सघन रिसर्च करता है, ये बात हम लोग मान चुके हैं। इसमें ये हुआ, एक मिनट जरा, उसमें जो ये पूछा ना, किसी नेता से हमारी बातचीत हो रही थी कि क्या होगा, कौन बनेगा, बोले आप कुछ नहीं, आप इंतजार कीजिए, आपके सारे सूत्र गलत साबित होंगे। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो देखना होगा आप सारे सूत्र जो है गलत साबित होते हैं। ये गलत, मुख्यमंत्री में गलत नहीं, हर चीज में तो जितने नाम लिए गए, राष्ट्रपति माने 3 तो हो गए ना, तो राष्ट्रपति गलत, उपराष्ट्रपति गलत, मुख्यमंत्री गलत, कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट गलत, सब गलत ही हो रहा है। लेकिन तब ये आप सारे चैनल देख लीजिए और अखबार देख लीजिए, सब में अलग अलग कुछ नाम कॉमन है, कुछ नाम अलग हैं। जो छूट गए तो लगता है कि भाई हम कुछ नाम दे दें ताकि व्यूअर हमारे पास टिके। ये इस टॉपिक पे 8 तारीख को रिजल्ट आया था ना, 9 तारीख से पूर्णेंदु कोशिश कर रहा है कि इस पर बहस कर लेते हैं। आज कैफे में ये करते हैं 9 तारीख से, नहीं सुनो मेरी बात, माइक दूंगा बाद में। 9 तारीख से पूर्णेंदु चाह रहा है कि मुख्यमंत्री पे बहस करते हैं, मुख्यमंत्री पे एक शो कर लेते हैं। मैं कह रहा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो,
ये हम लोग को पता है ना, हम बता सकते हैं। नहीं, ये इसका मतलब ये तुक्का होगा। शो बहुत उठेगा आपका। नहीं, मैं इससे बोलना चाह रहा हूँ कि जो तय करेगा वो इनसिक्योर ना हो जाए कि हम इन लोगों ने 5 आदमी ने मिलके एक 6 नाम निकाल के दे दिए। नहीं, इसमें पूर्ण हिंदू के दबाव में इसमें एक और भी चीज हुई है कि अब लोग जो है ना ज्यादा नाम चलने से घबराते हैं। वो कई बार कहते हैं कि भाई मेरा नाम मत चलाना, मेरा नाम मत चला, कट जाएगा। तो ये भी है। अब आपने जो 1-2 नाम अलग से चला दिए हैं, उनके हित में आपने काम किया है या हित में, ये पता नहीं। अखिलेश सर, एलजी साहब की सक्रियता सबको पता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सीएम कोई भी होगा, सुपर सीएम सबको पता है कौन है। जो केजरीवाल साहब के साथ था उनका वो डबल ट्रिपल इंजन हो जाएगी, तो एलजी साहब का रोल क्या, वो सुपर एक्टिव पहले जैसे आगे भी रहेंगे? अब उनका रोल क्या होगा? नहीं, देखिए जो दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा है उसमें तो आप उपराज्यपाल को किनारे नहीं कर सकते हैं। आपको हर सारी फाइल भेजनी है। वो तो ये व्यवस्था पिछले 10 साल में बनी गई है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लेकर के गए हैं अरविंद केजरीवाल, तो जो भी फैसला हुआ है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें तो भूमिका रहेगी। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत तौर पर जो सक्सेना साहब हैं उनका रोल क्या रहेगा, उसमें कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि सक्सेना साहब को अब पंजाब का राज्यपाल बना के भेज देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनको अनुभव है कि आम आदमी पार्टी से दो हाथ कैसे करना है, कैसे डील करना है। तो ये है। लेकिन जो ढांचा है उसके हिसाब से तो उपराज्यपाल की आप भूमिका प्रासंगिक रहेगी और उसमें यह निश्चित तौर पर होगा कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो फिर उसके बाद बीजेपी को हर मोर्चे पर जवाबदेही उसकी फिक्स हो जाएगी। यानी सड़क से लेकर सड़क में गड्ढे हैं उसकी जवाबदेही बीजेपी की, पानी ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी बीजेपी को जवाब देना होगा। तो वो तीनों जगह पे बीजेपी को काम करके दिखाना ही पड़ेगा। उसमें वो कहीं भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती कि ये हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये बीजेपी को परफॉर्मेंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए जो मेरी अपनी जानकारी है, पीएम मोदी खुद व्यक्तिगत तौर पर बहुत गंभीर है इस बात को लेकर के कि दिल्ली को एक मॉडल स्टेट बना के देना है। देश की राजधानी है, दुनिया भर के लोगों की नज़रें इस पर होती है, देश का अधिकांश मीडिया दिल्ली में है, ये दिल्ली के बारे में बात करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली को एक मॉडल स्टेट बनाया जाए। और इसलिए सरकार बनने से पहले से, जैसा मैंने शुरू में कहा था, काम शुरू कर दिया गया है। सारे ऑफिशियल्स ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। 8 मार्च का मैंने जिक्र किया, उसकी लिस्ट बननी शुरू हो गई। यमुना में कल से सफाई का काम शुरू हो गया है। जल्दी एमसीडी का भी जो इंजन है वो बीजेपी के पास आएगा क्योंकि 3 कॉरपोरेटर आम आदमी पार्टी के बीजेपी के साथ आ गए। आज की तारीख में एमसीडी में बीजेपी के कॉरपोरेटर ज़्यादा हैं बनिस्बत की आम आदमी पार्टी के। तो जब भी चुनाव होगा मेयर का तो उसमें बीजेपी का ही मेयर बनेगा। तो उसी दिशा में काम होगा। और जो मोहल्ला क्लिनिक है उस पर भी हमने स्टोरी की थी, हमारी बात हुई थी कि 15 दिन के भीतर जो नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे उनको रिपोर्ट देनी होगी मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को बताना होगा कि इसमें क्या वाकई कोई भ्रष्टाचार है या नहीं है। और साथ ही उनको आरोग्य मंदिर कहा जाएगा। तो ये भी एक सुधार है जो बीजेपी करना चाहती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसको पहली ही कैबिनेट में मंजूरी दे दी जाएगी। 20 तारीख को शपथ है, मुझे लगता है 20 की शाम को ही कैबिनेट होगी या फिर 21 को होगी। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी दे दी जाएगी। 51 लाख बेनिफिशरीज है जिनका आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया गया है। तो उनको तुरंत इसका लाभ मिलने लगेगा दिल्ली में। और इसके अलावा 70 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं जिनको कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि उनको भी लाभ दिया जाएगा, तो उसको उनके आइडेंटिफिकेशन का काम भी शुरू हो चुका है। उसके लिए भी ऑफिशियल्स को निर्देश दे दिए गए। तो अब ये पूरी कोशिश बीजेपी की रहेगी कि दिल्ली ट्रिपल इंजन पर दौड़े। बस एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ और ये ओपन एंडेड है, तो सुमित सर भी जवाब दे सकते हैं, सब लोग दे सकते हैं कि 10 साल तक कोई बहुत मजबूत विपक्ष संख्या के मामले में नहीं था। 3 सीट 15 में आई थी बीजेपी की और 20 में आई थी 8 सीटें। लेकिन इस बार जो जनादेश है उसमें एक मजबूत विपक्ष मिला है, वोट के लिहाज से भी और सीटों में 22 सीटें। आप एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी क्योंकि आपका जो जिस तरह से वो राजनीति करती है बहुत ही एग्रेशन के साथ करती है, बहुत मुद्दों को बढ़ चढ़ के करना, ज़मीन पे सड़क पे आकर के। क्या सीएम चुनते समय बीजेपी ये ध्यान, केंद्रीय नेतृत्व ये ध्यान में रखेगा कि एक ऐसा फेस जो आपकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स को फेस कर सके, उस तरह से वो कर सके? आपके हिसाब से फिर ऐसे में कौन नाम उभर के आ सकता है? बहुत से नाम हो सकते हैं पुनिंदु। देखिए, क्योंकि जैसे प्रवेश वर्मा भी एक फायर ब्रांड लीडर हैं, तो जिस तरह की इनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स से प्रवेश वर्मा या इस तरह के दूसरे नाम भी हो सकते हैं। सर, मैं बस इतना एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे कुर्सी पर बैठता है तो कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनता है। इसलिए नहीं बन जाता है कि वो एक पर्टिकुलर जाति से आता है, इसलिए भी बनता है कि उसकी अपनी काबिलियत क्या है। मोहन यादव जैसे फॉर एग्जाम्पल
वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो एजुकेशन जैसा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से हायर एजुकेशन बीते 10 सालों में बढ़ी है, हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश की जगह जगह पे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुले हैं प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली। मतलब ये तमाम चीज़ों को मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फायर ब्रांड है और प्रवेश वर्मा क्योंकि एग्रेसिव नेता हैं तो वो जवाब दे देंगे खड़े होकर गोपाल राय और आतिशी को। वो उनकी एक क्वालिटी हो सकती है, लेकिन और भी तमाम समीकरणों को ध्यान में रख के बनेगा। एक बात जो अखिलेश जी ने की उसको मैं आगे जरूर बढ़ाना चाहूँगा और फिर आपको ये देता हूँ कि ये बड़ा अच्छा होगा दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली में काम करने आसान हो जाएंगे। दिल्ली की आवाम परेशान हो चुकी है, मैं बार बार कहता हूँ, ट्रैफिक से, पोल्यूशन से और गंदे पानी से। ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मूलभूत समस्याएं हैं। अगर एमसीडी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो कि पहले भी करना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी थी तो नहीं करना चाहिए था, आम आदमी पार्टी उसको भी करना चाहिए था और उनको मदद भी करनी चाहिए थी, दोनों तरफ से हाथ बढ़ने चाहिए थे। नुकसान दिल्ली का हो रहा था, नुकसान हमारा आपका हो रहा था, हमारे आपके बच्चों का हो रहा था। आपका तो छोटा बेटा है, अभी मतलब जवान भी नहीं हुआ है, 7-8-9 साल का बच्चा है। तो ऐसे में बच्चों की मतलब परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली साफ़ सुथरी हो। हमने गुजरात में देखा, हमने कैसे साबरमती के किनारे पूरा बदलाव आया। यही तमाम चीज़ें अगर दिल्ली में हो जाए, पानी साफ़ सुथरा हो जाए, वहाँ बोटिंग होने लगे, खुशबू बदबू के बदले खुशबू आने लगे, अब पीने के पानी की समस्या दूर हो जाए, टैंकर ना आए, टैंकर माफिया ख़त्म हो, घरों के बाहर गंदगी कीचड़ ना पड़ा हो, एमसीडी के वर्कर आके सफाई कर रहे हों, और क्या चाहिए। अगर ये काम कर देते हैं तो वाकई में कचरा, गाजीपुर का ये जो 3-3, 4-4 पहाड़ बन गए दिल्ली के अंदर, नकली पहाड़, इससे कैसे निजात मिलेगी। कोई बड़ा काम तो है नहीं इस काम में, ये करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि एलजी ने कल कहा कि 3 साल में यमुना साफ हो सकती है, ठीक है, 3 नहीं करें आप 5 साल ले लीजिए, लेकिन साफ करना कोई असंभव कार्य नहीं है। दुनिया में कई ऐसी नदियां हैं जो, एक तो नदी में खुद देखे आओ, टेम्स नदी, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लंदन में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, तब कितनी गंदी हो चुकी थी, वो उसको बिल्कुल साफ कर दिया पानी। वहाँ पर आप जाइए, पानी आपका जो नल से पानी आता है वो पीने लायक पानी होता है, आपको घर में वाटर फिल्टर नहीं लगाना होता है। अगर अपने यहाँ भी उड़ीसा में पुरी में मेरे ख्याल से जब नवीन पटनायक की सरकार थी तब ये किया है कि नल का जो पानी आता है आप सीधे पी लीजिए, आपको कहीं कुछ फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कल्पना कीजिए, अगर आप ये हो जाए तो कितना बड़ा क्रांति होगी, आपको सीधा पानी आप पी रहे हैं नल से, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो लगातार मुख्यमंत्री को लेकर के चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा करके मीडिया का ही विषय है, दिलचस्पी का, और हम लोगों का होना भी चाहिए। इसमें कोई मैं 2 बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब, लेकिन हमें पिछले 10 साल में अब ये समझ जाना चाहिए कि जो मॉडल गवर्नेंस का है, जिसको नरेंद्र मोदी मॉडल आप कह सकते हैं, उसमें जो बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वो दरअसल केंद्र सरकार का ही एक्सटेंशन आप मानिए। अधिकांश चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही बीजेपी लेकर के उतरती है, और जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका जो काम करने का तरीका होता है वो सिंक करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स, उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पे कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, फंडिंग की कहीं अगर कोई इशू है, पाइपलाइन में अगर कहीं ब्लॉकेज है उसको कैसे दूर करना है, वो सारा का सारा काम यहाँ से सिस्टमेटिक ढंग से होता है। उसकी पूरा तंत्र बना हुआ है, एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। आप मान के चलिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ABCD XYZ कोई भी हो, लेकिन काम वैसे ही होगा जैसे बाकी राज्यों में हो रहा है। इसमें आप कहीं भी मन में ये मत रखिएगा कि ठीक है मैसेजिंग जहाँ देनी होगी पॉलिटिकल, वो मैसेजिंग दी जाएगी, और उसका मैसेजिंग का तरीका बता दिया गया कि आपको ये तरीका हो सकता है, हमने इसलिए फैसला किया, इसका वहाँ असर होगा, हमें इसको संदेश देना है, उसको संदेश देना है। लेकिन काम की जहाँ तक बात है उसका मॉडल फिक्स्ड है, उसी हिसाब से वो काम होगा। लेकिन इसमें एक आखिर में एक बात और जोड़ना चाहूँगा जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से 10 साल तक चर्चा होती रही। ये दिल्ली दुनिया में मेरे ख्याल से अकेली राजधानी इस तरह की है, या गिनी चुनी राजधानियों में से है जहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस का मॉडल है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 टियर सिस्टम था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि होम मिनिस्ट्री और LG के थ्रू शासन करती है, एक विधानसभा जो कि राज्यों के जो नागरिक हैं वो चुन करके देते हैं, एक दिल्ली MCD है जो पार्षदों के जरिए चलती है, और एक चौथा भी आप मान के चलिए कि NDMC है, और फिर कैंट अलग आप मान लीजिए। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे होना, ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होना, मुझे लगता है ये भी दिल्ली की सारी समस्याओं का एक बड़ा कारण है। अब जबकि बीजेपी सब दूर है या हो जाएगी MCD में होने के बाद, तो यहाँ पर अब इनको विचार करना चाहिए कि क्या दिल्ली का ये मॉडल सस्टेनेबल है, या किसी और मॉडल पे काम करना होगा जो कि 1993 से पहले तक चलता था, कि यहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी और सारी शक्तियाँ जो थी वो केंद्र सरकार के अधीन हुआ करती थी।
मुझे लगता है उस पर भी विचार करने का समय आ गया है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कुछ नाम बताएं, आपको क्या लगता है कौन किसे बनना चाहिए सीएम या कौन बन सकता है सीएम। आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।